बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, बजट पेश होगा 11 तारीख को और बजट के हवाले से जो चहमगोइयाँ चल रही थी, जो आपसी गोलाबारी अपोजिशन की चल रही थी, वो अब कुछ रफ्ता रफ्ता क्या बेहतरी की जानिब माइल होगी, ये एक सवाल है। क्योंकि अपोजिशन अगर मुत्तहिद होगी तभी हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है। अगर अपोजिशन बटी रही तो हुकूमत के लिए तो आसानी है। अपोजिशन जो अपने मनाजात और अपने मनकबात लेकर मंजर आम पे आई और आवाम तक जाने तक रसाई हासिल करना चाहती है, उसका क्या बनेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का यह कहना है कि हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से है ही नहीं। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली के लिए कुछ सिफारिशात पेश की हैं। उन सिफारिशात पर किस हद तक अमल दरामद हो सकता है, उसको लीड कौन करेगा, इस हवाले से शराइत क्या रखी गई है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सेनेट और कौमी असम्बली को अगर लिया जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ दोबारा रुजू करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शराइत कौन सी है? एक जो कल हम डिस्कस कर चुके हैं उससे बढ़ के, और दूसरा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पॉजिटिव जेस्चर कितना मिल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, अब गेम कुछ इस तरह है, अंदर की खबर आपको मैं देता हूँ। मुस्लिम लीग नून ने एक प्लानिंग बनाई है और उस प्लानिंग के तहत उनके कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमाओं से मुलाकात भी कर रहे हैं और आइंदा चंद दिनों में उन मुलाकातों का नतीजा भी यस या नो में सामने आएगा। नून लीग ये गेम करने जा रही है। यस सर, गेम बड़ी मज़ेदार है। वो ये करने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी को वो कहने लगे हैं जनाब आएँ हम आपस में बैठते हैं, सेनेट और पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली में तब्दीली के लिए कोशिश करते हैं। सेनेट में भी अदम इत्मीनान लेकर आते हैं और कौमी असम्बली में भी लाते हैं। सही। पीपल्स मुस्लिम लीग नून अब ऑफ़र क्या कर रही है पीपल्स पार्टी को, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी खबर है। ऑफ़र ये कर रही है कि जनाब कौमी असम्बली में जब हम अदम इत्मीनान वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ लेकर आते हैं तो वज़ीर आज़म जो होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो जाए। अच्छा। वो कह रहे हैं हम बड़ी जमात होने के बावजूद जनाब वो आपको देते हैं कि जनाब आप उसमें आ जाएं और चेयरमैन सेनेट आप हमें दे दें। अब गेम उन्होंने ये करनी है कि पहले चेयरमैन सेनेट में, चूँकि चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तो तुम्हें इत्मीनान वो कल भी अप्लाई कर सकते हैं ना, 2 दिन बाद भी कर सकते हैं, और उसके खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अदम इत्मीनान की तहरीक है उसमें भी उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब वो चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करना, कि पीपल्स पार्टी अगर इस पर राज़ी हो जाती है कि ठीक है जी चेयरमैन सेनेट ये ले लें और वज़ीर आज़म हमारा बन जाए, तो मुस्लिम लीग नून क्या करेगी, पहले सेनेट में अदम इत्मीनान के लिए लाएगी। अगर सेनेट में अदम इत्मीनान में मुस्लिम लीग नून कामयाब हो जाती है और उनका बंदा चेयरमैन सेनेट आ जाता है, तो फिर मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में तहरीक अदम इत्मीनान में वही कुछ करेगी जो पीपल्स पार्टी ने उनके साथ किया। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो इनके थिंक टैंक के अंदर ये डिस्कस हुई है। शहबाज शरीफ इस पर राज़ी नहीं है, ना शहबाज शरीफ को इस पर इत्मीनान में लिया गया, उन्हें बताया गया है। ये सारा मामला लंदन से चला है और ये ऑफ़र लेकर जाने वाले जो लोग हैं वो मसालती कमेटी है, मसालती कमेटी जाएगी। लेकिन एक सवाल, ये एक अहम सवाल है राना साहब, वो जो वफ्द में शामिल अफराद होंगे उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना एतमाद होगा? देखिए जी, इस वफ्द में शामिल जो अफराद हैं, 2 अफराद तो ऐसे हैं जिनके बहुत करीबी तल्लक हैं पीपल्स पार्टी के साथ और अक्सर हो ही रहे, और साथ में 2 अफराद वो हैं जिनका तल्लक सियासत से ज़्यादा कारोबार से। आप मेरा इशारा समझ गए? ठीक है। वो हैं, वो जा रहे हैं, वो जाके बात करेंगे, वो पीपल्स पार्टी को एक सुहाना, एक बड़ा खूबसूरत सुनहरी ख्वाब दिखाएंगे और पीपल्स पार्टी को कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी ट्रैक पे आ जाए और ट्रैप होकर उनके पास आ जाए। जब वो ट्रैप होकर उनके पास आ जाए तो पीपल्स पार्टी का ट्रैक जो है वो चेंज करेंगे ये, यानी पीपल्स पार्टी का ट्रैक जो है उसको उस ट्रैक पे फिर मुस्लिम लीग नून आएगी और पीपल्स पार्टी के साथ हाथ करेगी। ये जो अब भी राना सनाउल्लाह साहब ने निज़ामी साहब के प्रोग्राम में कहा है ना कि हम कौमी असम्बली और सेनेट में अदम इत्मीनान की तहरीक जो है उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। वो तो उनके बेचारों अभी उनकी प्लानिंग बाहर आनी नहीं थी, लेकिन राना साहब ने कर दी बात। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। तो पीपल्स पार्टी इसरार नहीं करेगी पंजाब में पहले लेके आए? देखिए, पीपल्स पार्टी भी पीपल्स पार्टी है, लाजमी बात है। अगर ये हम तक बाहर पहुंच गई है तो पहुंच किसी और जगह भी गई होगी, नहीं तो आज प्रोग्राम के बाद पहुंच जाएगी। पीपल्स पार्टी भी ये सारा कुछ करेगी, लेकिन पंजाब से पहले वो कहेंगे कि जनाब पंजाब में तब्दीली लाने, वो मैं बता देता हूँ अगली बात उन्होंने क्या कहनी है। ये भी डिस्कस हुआ है कि जनाब पंजाब में तब्दीली लाने का फ़ायदा कोई नहीं, पंजाब में आप तब्दीली लेके आते हैं, मरकज़ में वही बैठे हैं, पंजाब में को काम नहीं करने देंगे तो इस तरह वो मजलूम बन जाएंगे। ये बहाना होगा मुस्लिम लीग नून के पास। दूसरा, मुस्लिम लीग नून पंजाब में इसलिए तब्दीली के लिए नहीं करेगी कि कहेंगे आए, अगर वो 1% वो कहते हैं नहीं पंजाब में तब्दीली लाएं, वो कहेंगे आए आप आगे लगे करें,
और मुस्लिम लीग नून के अगर अपने ही बंदे एक प्लानिंग के तहत बीच में से गायब हो गए तो फिर क्या करेंगे? नून लीग हर सूरत में अब चाहती है कि पीपल्स पार्टी को किसी न किसी तरीके से अपने साथ मिलाया जाए, मिला के चेयरमैन सेनेट के लिए। उनकी दो चीज़ें हैं। मैंने आज मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा से पूछा, मैंने कहा जी ये जो मुझे पता चला, उसने कहा जी बिल्कुल इसी तरह। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, पीपल्स पार्टी पागल है, उसे समझ नहीं है? उसने कहा भाई बड़ी सीधी सी बात है, पीपल्स पार्टी जब इससे इनकार करेगी तब्दीली से तो फिर हम ओपन होकर शोर डालेंगे कि पीपल्स पार्टी भाग गई है। फिर हमारे पास सियासी होगी गेम कि हम सियासी गेम चलेंगे। हम कहेंगे जनाब हम तो ये भी नहीं कह रहे कि वज़ीर आज़म हमें बनाए, हम कह रहे हैं पीपल्स पार्टी बन जाए। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि जनाब हमारा बंदा जो है अकोमोडेट करे, हम कहेंगे जनाब आप ये कर लें, हमें चेयरमैन सेनेट दे दें। मतलब ये उनकी पूरी प्लानिंग है। कामयाब हो गए तो बल्ले बल्ले, नाकाम हो गए अगर इस मुज़ाकरात में तो उस सूरत में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई जाएगी। मैं आपको ये बिल्कुल कह रहा हूँ, कैंपेन चलाई जाएगी और इसके लिए हर तरह की तैयारी उनकी मुकम्मल है। ये बिल्कुल मैं आपको वो बात कह रहा हूँ और आप इस हवाले से देख लीजिएगा। हो सकता है इस हवाले से किसी अहम शख्सियत का इंटरव्यू जो है वो बरतानिया से हो जाए और वो कहे कि हम बहुत जल्द ये करने वाले हैं, ये भी हो सकता है। और वो शख्सियत ये भी कह दे, जिस तरह आज बहुत से लोगों ने कहा कि जनाब सॉफ्टवेयर चेंज होना शुरू हो गया है। आज आपने सुना है ना, आज तो इस तरह लगा कि सॉफ्टवेयर कंपनी जो है उसने एक सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया और सॉफ्टवेयर भी अब एक एक शख्स का चेंज नहीं हुआ। सुना है कि नंबर 1 नंबर 2 का चेंज कर रहे हैं ताकि नीचे से अगर कोई किसी कंप्यूटर में गलती हो तो नंबर 1 नंबर 2 खुद ही उसे ठीक करे। सुना है? तो ये सॉफ्टवेयर जो इशारे जो है वो कमर जमान कायरा साहब की गुफ्तगू से भी कुछ फील होना शुरू हो चुका है, मिलने शुरू हो गए। तो ये सारा कुछ हो रहा है। कुछ सॉफ्टवेयर जो है सुना है कि वो भी काम चल रहा है, जिसमें जो आज गुफ्तगू आपने सुनी उसमें आपको नज़र आ ही गया होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये सॉफ्टवेयर चेंज करने वालों को भी पता है कि जितना मर्जी सॉफ्टवेयर चेंज कर लें, जब इनको मौका मिलता है तो ये माफ़ नहीं करते। तो लिहाजा अब दोनों ही तरफ से ना एहतियात बरी है। ख़ासकर सॉफ्टवेयर चेंज करने वाले ऐसे चेंज नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें सामने रखेंगे। लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी के साथ एक गेम होने जा रही है। अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी उस गेम से किस तरह निकलती है। पीपल्स पार्टी बचती है या उल्टा मुस्लिम लीग नून को उस गेम में फंसा लेती है। और अगर पीपल्स पार्टी ने समझदारी की तो मुस्लिम लीग नून फिर उस अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस जाएगी। मैं बिल्कुल, वो किस तरह फंस जाएगी? सियासत में थपकी कम मिलती है, डंक ज़्यादा लगते हैं। बिल्कुल इस तरह यासर इस तरह फंस जाएगी कि अगर वो कहते हैं चेयरमैन सेनेट के लिए किसका नाम देंगे? पीपल्स पार्टी, आपका क्या ख्याल है? जिसकी पहले मुखालफत की है उसकी मुखालफत नहीं करेंगे तो मौलाना फजलुर रहमान के जो लोग हैं फिर वो अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे, जो दीगर इत्तेहादी हैं वो अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे, सब अपना हिस्सा मांगेंगे। और जब वो सब अपना हिस्सा मांगेंगे तो ये इनके पास हिस्सा देने के लिए कुछ नहीं होगा। राना साहब, अब हिस्सों की बात हो रही है तो फिर हुकूमत की तरफ भी हम बात कर लेते हैं। अब काफ लीग के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान खुद बैठ के बात करेंगे, वफ़द से मुलाकात करेंगे, और वो मुलाकात जो माजी की मुलाकातें हैं उससे क्या मुख्तलिफ हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकते हैं यासर। मैं आपको ये बता दूँ कि आज खान साहब की जो मीटिंग हुई है जिसमें वज़ीर आला पंजाब भी थे, आज उसमें कुछ चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं। अगले 36 घंटों के अंदर अंदर आप मुस्लिम लीग काफ के साथ उनके मामलात को बिल्कुल दुरुस्त देख लेंगे। हो सकता है कि आज रात लेट नाइट या कल सुबह वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात कर लें। हो सकता है कि इमरान खान साहब जो है वज़ीर पाकिस्तान हैं, ये भी मुस्लिम लीग काफ के वफ़द से मुलाकात कर लें। टेलीफोन पे भी बात हो सकती है, मुज़ाकराती टीम भी जा सकती है। मेरे पास इतला यह है कि आज वज़ीर आज़म साहब ने यह हदायत जारी किया है कि उनके ख़दशात को दूर किया जाए और उनको हर सूरत में अपने साथ मनाया जाए, उनको अपने साथ रखा जाए, अपने किसी इत्तेहादी को भी नाराज़ ना किया जाए। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ, ये सारी मौसीकी चलती रहेगी। ये मौसीकी की दुनिया है, कोई नाराज़ हो गया, कोई खुश है, कोई राज़ी है, कहीं फास्ट म्यूज़िक का, कहीं स्लो म्यूज़िक का, या सर ये चलता रहेगा। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा, बजट पास होगा, आराम से पास होगा, सियासी नारेबाजी, सियासी शोर ज़रूर होगा, लेकिन बजट पास होगा। राना साहब, एक बड़ा मुतालिबा जो काफ लीग का शुरू से था और अब तक है, वो क्या है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? एक तो वजारत है। आप ये समझते हैं कि काफ लीग वजारत है, वजारत को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार? मेरी इत्तला के मुताबिक एक वजारत है, सही, और कुछ इनके साथ कमिटमेंट्स हुई थी। उस कमिटमेंट्स में इनके कुछ इज़ला हैं, मेरे पास जो इतला है उनमें तैनातियाँ हैं, कुछ फंड्स हैं, जो तरक्याती फंड्स जो इनकी मंजूरी थी, स्कीम्स इनकी मंजूरी जिस पे अमल दरामद नहीं हो सकती, ये कुछ चीज़ें हैं जिसके वाले से। और मेरी इतला तो ये भी है कि जो एक दो वजारत इनके पास है उसमें बेजा मुदाखलत, ये भी कुछ चीज़ें हैं जो जिन पे उनको गिला है।
तो मेरा ख्याल कि बल्कि मेरे पास जो इतला वो ये है कि अगले 36 घंटे में ये मामला दुरुस्त हो जाएंगे। ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं, 36 घंटे कल शाम को जब हम प्रोग्राम में बैठे होंगे तो आपको ये मामला सामने क्लियर नजर आते होंगे। यानी बजट के बाद होंगे? बजट देखें, बजट से पहले एक दिन बाद बजट है ना अभी, तो कल शाम को तो बजट नहीं है, परसों है ना बजट। यानी कल शाम तक मामला ठीक हो जाए? मेरी इत्तला है कल शाम तक मामला ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों के साथ मामला ठीक हो जाए और वो तरक्याती स्कीम्स की अगर बात कर रहे हैं, वो मुतालिबात हैं और वो जेन्युइन है तो वो मान लेने चाहिए। इस वक्त जब अपोजिशन वारे का शिकार हो चुकी है तो बेहतरी इसी में ही है कि इत्तेहादियों को साथ में जोड़ा रखा जाए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमती इक्तिसादी कौंसिल ने कुछ फैसले किए जिसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालिफत की है। बजट के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको लेकर अपोजिशन जो मुत्तहिद हो रही है, इस बारे में हुकूमत क्या सोच विचार कर रही है। गर्मी बढ़ते ही जो लोड शेडिंग में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जिसके बायस आज अपोजिशन की तरफ से भी तनकीद का निशाना बनाया गया और बेशतर शहरों में एहतजाज भी किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में एक सूबाई असम्बली के मेंबर ने खुद जाकर ग्रिड स्टेशन पर बिजली बहाल करवाई। अगर बिजली वाफिर मिकदार में मौजूद है तो फिर सिस्टम में मौजूद क्यों नहीं है? अपग्रेडेशन के नाम पे अवाम को इस तरह रुस्वा क्यों किया जा रहा है? इस पर वफाकी हुकूमत क्या मौक़िफ़ रखती है और आने वाले दिनों में बजट को लेकर रिलीफ अवाम को क्या दिया जा रहा है? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब ने। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ारूक साहब, सियासी मंजरनामे बाद में बात करेंगे, अभी जो हालिया इशू लोड शेडिंग का चल रहा है, हम्माद अजहर साहब कहते हैं कि कुछ तकनीकी मसाइल थे जिसकी वजह से बिजली जो है वो सिस्टम में दाखिल नहीं हो सकी। ये लोड शेडिंग का मसला ये फिर से जन्म क्यों ले रहा है? इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखें, ये एक टेक्निकल इशू है, कोई ये इशू नहीं है कि बिजली जो है वो अगर अजाफी मौजूद है, अजाफी बिजली कैपेसिटी अजाफी बिजली की मौजूद है। लेकिन आपको पता है ये टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और बहुत सारे ऐसे बिजली घर हैं जो कि इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर जो है वो बिजली पैदा करते हैं, तो उनसे बिजली उस वक्त ही ली जाती है जब उसकी ज़रूरत होती है। मेन वजह है तरबेला की तकनीकी वजूहात की वजह से बंद है। आपके इल्म में है कि मेल्टिंग जो है वो लेट स्टार्ट हुई, उस वजह से 3000 मेगावाट का जो है वो मसला पेश आया, जिसके ऊपर काम जारी है। आइंदा आने वाले 2-3 रोज़ के अंदर वो बिजली वापस आ जाएगी, क्योंकि हमारा एक ये एनर्जी मिक्स है जिसमें पन बिजली भी शामिल है, जिसमें जो है वो गैस से बनने वाली बिजली भी शामिल है, कोयल से बनने वाली भी है, उन तमाम ज़रायों की बिजली इसके अंदर शामिल है। तो वो टेक्निकल पार्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखें तो पिछले साल जो है वो लोड शेडिंग नहीं थी, उससे पिछले साल नहीं थी, क्योंकि हमने ट्रांसमिशन के ऊपर अरबों रुपए खर्च किए हैं। 2018 में जब PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त 18,000 मेगावाट जो है वो ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी थी। अब उस कैपेसिटी को हमने हज़ारों की तादाद में मज़ीद जो है वो इजाफा किया है, जो कि ट्रांसमिशन लाइन्स हमने जो है वो नई बिछाई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का जो निज़ाम है उसको बेहतर किया है। तो ये आइंदा आने वाले 2-3 रोज़ के अंदर जो ये टेक्निकल इशूज़ हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे और बिजली जो है वो सिस्टम के अंदर वाफर मौजूद होगी। आज भी 23,000 मेगावाट की डिमांड थी और 22,000 मेगावाट बिजली जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी और उसमें 1000 मेगावाट का जो है वो शॉर्टफॉल था। और आज हमने बहुत सारे बिजली घरों को जो IPPs हैं उनको 100 MCCF जो है वो गैस फ्राहम की है, जिससे 1100 मेगावाट बिजली सिस्टम में मज़ीद आ जाएगी और जो बिजली का जो शॉर्टफॉल है, जो लोड शेडिंग का मामला है, उसको जो है वो कवर अप कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात कहना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है आवाम को कि जो ये कहते हैं हम अजाफी बिजली बना के गए थे, तो वो अजाफी बिजली टेक और पे की बुनियाद पर है, यानी आप बिजली लें या ना लें, आपने कैपेसिटी चार्जेस जो है वो अदा करने हैं। कैपेसिटी चार्जेस वो तलवार है जिसको मतलब ये है कि आपने 1500 अरब रुपया 2023 तक अदा करना है। आज की तारीख में तकरीबन आपने 1000 अरब रुपया जो है वो अदा करना है। जो ये कहते हैं कि सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, उसकी बढ़ने की सबसे बड़ी जो वजह है वो यही कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, जो कि बिजली आप लें या ना लें वो आपको हर सूरत अदा करना पड़ता है। और 45% इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली है। पाकिस्तान को बिजली चाहिए, लेकिन बिजली सस्ती बिजली चाहिए। उसका वो वाहिद ही हल है, वो है हमारी पन बिजली, जो 10,000 मेगावाट के मंसूबे बिजली के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने शुरू किए हैं, जिसमें
हमारे दिया मीर भाषा डैम शामिल है, जिसमें हमारा मोमन डैम शामिल है, इसमें धासू डैम शामिल है। 2 साल लोड शेडिंग नहीं हुई, ना होने के बराबर हुई, तो मुस्लिम लीग नून ने क्रेडिट लिया कि जनाब ये तो हमारे बनाए हुए मंसूबे थे और बड़ी बिजली मौजूद थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब जब लोड शेडिंग हो रही है तो आज मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा और पीपल्स पार्टी उसके बाद आपको तनकीद का निशाना बना रही है। आपको जब इल्म था कि गर्मी इस कदर ज़्यादा होगी, तरबेला में क्या मामलात हैं, सारा काफ़ी अरसे से इल्म था, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं इनको डिले करने का मकसद क्या था? डिले किस वजह से हुई? इसमें किसका कसूर है? नहीं देखें, डिले का तो मामला मैंने आपको एक मेन रीज़न बता दी कि आपका जो एनर्जी मिक्स है राना साहब, इसको समझने की ज़रूरत है कि आप या तो सारी बिजली कोयले से ले लें या गैस से ले लें, वो महंगी बिजली है। आप आज भी हम जो है अवाम को वो रेट पास ऑन नहीं किया जिस रेट के ऊपर ये महंगे बिजली घर लगा कर गए हुए हैं। आप देखें 25 से 35% महंगे बिजली घर लगाए गए हैं। उनसे जो बिजली पैदा होती है वो उसकी पेमेंट डबल डिजिट्स के अंदर यूनिट की है। जो पन बिजली से पैदा होती है वो सिंगल डिजिट के अंदर उसकी कीमत है। तो जब वो एवरेज निकालते हैं तो हमारे पास पन बिजली, गैस से बनने वाली, कोयले से बनने वाली, विंड से बनने वाली, सोलर से बनने वाली बिजली जब हम ऐड ऑन करते हैं तो उसकी एक एवरेज प्राइस निकलती है। सही। तो उसमें से अगर हम पन बिजली को निकाल दें और गैस पे चले जाए तो बिजली बहुत महंगी बढ़ेगी और फिर उसका वजह से फिर सर्कुलर डेट बढ़ेगा। यही वजह है कि पिछले साल सर्कुलर डेट में 500 अरब रुपए का इजाफा हुआ था। इस साल हमने अपना एनर्जी मिक्स बेहतर किया है, कीमतें कम की हैं प्रोडक्शन की, जिससे इस साल 300 अरब का इजाफा हुआ है। अच्छा, आइंदा आने वाले साल में उससे भी हम कीमतें नहीं बढ़ाई गई। सर्कुलर डेट में दूसरी तरफ जो बढ़ोतरी है उसको रोका जाए। जो इतलात हैं कि IMF बज़िद है कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई जाएं, बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएं, जबकि शौकत तरीन साहब इनकारी हैं, तो अवाम खुशखबरी सुनने को तैयार रहे या फिर अवाम के लिए इस वक्त मसाइल आने वाले हैं? देखें, आप एक चीज देखें कि तेल की जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 34 बैरल से 70 बैरल के ऊपर पहुंच चुकी हैं। लेकिन आप देखें कि खास तौर पे पिछले 2 माह में और ये जो पिछला महीना गुजरा है आपका, जो कि 1 अप्रैल से 31 मई तक, इस पे हमने पेट्रोलियम लेवी को ना होने के बराबर ले आए हैं। 4 रुपए के ऊपर पेट्रोल के ऊपर इतनी डीजल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी है और हुकूमत ने अपने रेवेन्यू के ऊपर सिर्फ 1 महीने में 8 अरब रुपए का जो है वो बोझ बर्दाश्त किया, ताकि आम आदमी के ऊपर पेट्रोल डीजल की कीमतों का जो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है उसका बोझ अवाम के ऊपर ना डाला जाए। अब भी इस जो हमारा जो 15 रोज के लिए कीमतें नहीं बढ़ाएंगी, हालांकि डीजल की 4.5 रुपए कीमत बढ़ाने के लिए ओगरा की तरफ से रिकमेंडेशन आई थी, जिसे वजीर आजम साहब ने जो है वो कबूल नहीं किया। तो हम हर वो सतह के ऊपर जो है वो कोशिश कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं कि अवाम के ऊपर जो है वो इजाफी बोझ ना डाला जाए। दूसरी जानिब हमारी कोशिश है कि हम अवाम की जो बाइंग पावर है उसके अंदर इजाफा करें। आप देखें कि हमने जो स्पोर्ट प्राइस बढ़ाई है उससे आप देखें ना सिर्फ प्रोडक्शन में इजाफा हुआ, किसान की जेब में 1100 अरब रुपया गया, सिर्फ गन्ने के काश्तकार की जेब में 100 अरब रुपया इजाफी गया। और ये पूरा मनी साइकिल है। आपको पता है कि किसान के साथ पाकिस्तान की 60% जो लेबर है वो ज़राअत के साथ जिनको हम अपने मज़ारे कहते हैं, जो खेतों के अंदर काम करते हैं, वो स्पेंडिंग शहरों में आगे जाएगा। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसपे बड़ी चहमगोइयाँ भी हो रही हैं। DGFIA तब्दील कर दिया, IG KPK तब्दील कर दिया, इसी तरह कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, नया IG लगा दिया गया, IGFC तब्दील कर दिया। क्या वजूहत है? क्या वाजद ज़ियाद साहब मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे? क्या KPK के IG जो है वो ठीक काम नहीं कर रहे थे? अगर नहीं कर रहे थे तो उन्हें बेहतरीन ज़िम्मेदारी क्यों दे दी गई? ये सारी चीज़ें आज सुनने में आ रही है कि कोई आप हुकूमत जो है कोई अहम एक्शन करने जा रही है और उसके मर्जी के मुताबिक बंदों को तैनात किया जा रहा है। नहीं देखें, ये वो रिशफलिंग है जो कि रूटीन का हिस्सा है। आप देखें कि सिर्फ एक DGFIA को तब्दील नहीं किया गया, बल्कि DGFIA भी जो है वो 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, उनको नेशनल फाउंडेशन का जो है वो हेड लगाया गया है। जो IG KPK हैं उनको DGFIA लगाया गया है, वहाँ पर नए IG चले गए हैं। और सुहेल ताजिक साहब अच्छी एक शोहरत के मालिक ऑफिसर हैं, उनको आज़ाद कश्मीर के अंदर लगाया गया है। लेकिन वो 19वें ग्रेड के, वहाँ 22वें ग्रेड का लगता है या 21वें ग्रेड का, 19वें ग्रेड में है वो रूटीन। कश्मीर वाले तो सारे ऑफिसर्स छुट्टियों की दरखास्त लेने बैठे हैं। नहीं वो 22 नहीं वो 22वें का इशू नहीं है। अगर आप उनका ग्रेड चेक करेंगे तो उनका कोर्स जो है वो मुकम्मल हुआ है और उनका
जो है वो नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। वो सीनियर ऑफिसर है वहाँ पर, आप उसकी डिटेल्स चेक करें। लेकिन दूसरी जो बुनियादी जो आ रही है वो तो यही है कि वो जो अफसरान जो है जो 22वें या 21वें ग्रेड के हैं, उन्होंने सिर्फ इसी वजह से दरखास्तें दी हैं कि हमारा जूनियर हमारे सर पे बिठा दिया, हम मातहत काम नहीं कर सकते। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये रूटीन की जो है वो रीशफलिंग्स हैं, और उसको जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसको जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन देखता है, वो इन तमाम चीज़ों को देख के ही अपॉइंटमेंट्स करते हैं। मुस्लिम लीग काफ से नाराज़गी जी क्यों नहीं दूर हो रही फरख हबीब साहब? हर 3 माह बाद, 4 माह बाद फिर वो ये इख्तलाफात फिर खुल के सामने। असम्बली में भी आज आपने देखा जो बातें हुई, और उसके असम्बली के बाहर भी जो बातें हो रही हैं, जो कुछ चल रहा है, तो क्या आप बजट से पहले काफ लीग को मना लेंगे? देखें, ये हमारे जो है वो मुस्तकिल इत्तेहादी हैं, और हर मौका के ऊपर जो है वो हुकूमत इनको साथ लेके चली है और ये हुकूमत के साथ चले हैं। अगर किसी का कोई एतराज़ होता है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, कोई मामलात होते हैं, उनको यही होता है, हुकूमत अपने इत्तेहादियों के मामलात को भी समझती है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर करती है, और उनके जो जायज़ मुतालबात होते हैं उनके ऊपर अमल दरामद भी करती है। तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि घर की बात है, इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कोई आज खसूसी हदायत जारी की हो? वज़ीर आला साहब भी मिले हैं, बाकी टीम भी मिली है, कोई इस हवाले से कि बजट से पहले इनसे मुज़ाकरात, इनको बुला लिया जाएगा या कोई इनसे मिलेगा? देखें, डेफिनेटली बात यह है कि हमारी तो एक कंटिन्यूस एंगेजमेंट रहती है, और पंजाब में आपको पता है कि वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो स्पीकर हैं, और यहाँ पर भी जो है वो उनकी वफाकी काबीना के अंदर भी नुमाइंदगी है। अभी एक सेनेटर भी जो है वो उनके सेनेट के अंदर आए हैं, तो वो हमारे इत्तेहाद का हिस्सा हैं और इत्तेहाद का हिस्सा ही रहेंगे, और बजट के ऊपर भी वोट देंगे। और जहाँ तक रही बात उनको एंगेज करने के हवाले से, तो वो कंटिन्यूस जो है वो एक राब्ता है, और वो बहुत जल्द कंक्लूजन के ऊपर जो भी चीज़ें होंगी उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। अच्छा फ़ारूक हबीब साहब, जो कल सानिया पेश आया था, डहरकी में जो सानिया पेश आया था, उसकी जो कल तक तहकीकात थी उसमें तो अभी तक ये था कि लोको वाले सिविल पे, सिविल टेक्निकल पे, टेक्निकल गैरेज पे, यानी एक दूसरे और टेक्निकल वाले ट्रैफिक पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम धरा जा रहा था। लेकिन आज इतलात ये है कि 5 अफसरान मुअत्तल कर दिए गए हैं। क्या हम समझें कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद नताइज ये हैं या अभी शुरुआत है? नहीं, अभी तो तहकीकात जो है उसकी फ़ाइनल रिपोर्ट तो सामने आ जाएगी, लेकिन ये इनिशियल जो है सस्पेंशंस जो है वो की गई हैं, और जो ज़ाहिरी बात है आपको मौके के ऊपर जो अफसरान होते हैं उनके ऊपर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बज़ाहिर नज़र आ रही होती है, तो अल्टीमेटली जो है वो इनके साथ भी तहकीकात होंगी, और इसके ऊपर अगर कोई और ज़िम्मेदार होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखें, एक्सीडेंट हो, हादसा होना, हादसे की कोई ना वजाहत होती है ना कोई एक्सप्लेनेशन होती है, उसके ऊपर तो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी यकीनन जो है वो फिक्स होनी चाहिए कि किस एंड के ऊपर ये मामला आया। लेकिन बाकी जो रेलवे के मामलात हैं वो सबके सामने। देखें, 2 बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो जब कोई हादसा होता है तो उस वक्त हमारी डिबेट इसके ऊपर सामने आ जाती है, अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। लेकिन देखें, जो बुनियादी चीज़ है, बुनियादी चीज़ ये है कि रेलवे के अंदर जो है वज़ीर आज़म साहब ने इसको सी पैक का जो स्ट्रेटेजिक मंसूबा है उसमें तरजीहाती तौर के ऊपर क्यों शामिल करवाया। उसकी रीज़न ये है कि ये जो ML1 का ट्रैक है ये 1600 से 1800 किलोमीटर कराची से पेशावर तक का है, और इस ट्रैक के रास्ते में बाज़ औक़ात ऐसे फाटक्स भी हैं जो अनमैन्ड फाटक्स हैं, जहाँ पर कोई जो है वो बैरियर नहीं है। आप देखें, कभी कोई गाड़ी गुजरती हादसा हो जाता है, कभी ये डिरेलमेंट्स के इश्यूज आ जाते हैं, सिग्नल सिस्टम्स जो हैं वो पुराने हैं, अभी भी वो हरी सब्ज झंडी के साथ मामलात को चलाना पड़ता है, लैंप लेके जो है वो गाड़ी को इशारा कर रहे होते हैं। तो वो अंग्रेज़ दौर के बाद कभी मेजर इंटरवेंशन ही नहीं की, किसी ने भी नहीं की। तो वो पहली हुकूमत है कि वज़ीर आज़म साहब चाइना गए, चाइनीज सदर को उन्होंने ये कहा कि इसको हम तरजीहाती बुनियादों के ऊपर बनाना चाहते हैं। उन्होंने वहाँ सर नेशनल रेलवे अथॉरिटी के जो उनके इंजीनियर्स हैं वो वहाँ यहाँ आए, उन्होंने प्रीलिमिनरी डिज़ाइन मुकम्मल किया, PC1 अप्रूव हुआ, $6.8 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है जिसने 3 फेजेस में मुकम्मल होना है। पहला फेज इसका 3 साल में मुकम्मल हो जाएगा। उसमें नया सिग्नल सिस्टम आएगा, ट्रैक की रिप्लेसमेंट शामिल है, ड्यूलाइजेशन ऑफ ट्रैक है, इसके इर्द गिर्द जंगला लगेगा, जो तमाम फाटक्स हैं वो तमाम फाटक अंडरपासेज और ब्रिजेस के जरिए हो जाएंगे। तो ये फ्यूचर का रेलवे। आज मरियम साहिबा जो हैं वो बड़ी गर्जी बरसी हैं और आज बड़ा तनकीद का निशाना बनाया, और उन्होंने कहा हमारा टारगेट
हुकूमत है। और राना सनाउल्लाह ने कहा जी हम कौमी असम्बली में और सेनेट में तब्दीली भी ला रहे हैं, अदम एतमाद भी ला रहे हैं, हमारी तैयारी मुकम्मल है, 35 से 40 लोग आपके जो हैं वो उनकी पार्टी में जाने के लिए तैयार है, उन्होंने कहा है। देखें, ये तो वो मुझे लगता है कि आज कोई रिपीट का बटन दबा दिया उन्होंने पकड़ के। मुझे लग रहा है कि ये कोई दिसंबर 2020 की तकरीर आज लगता चल पड़ी है टीवी चैनल्स पे। वो तो जनवरी 2001 के अंदर 2021 के अंदर तो हुकूमत खत्म हो जानी थी। अब तक तो PMLN असम्बलियों का हिस्सा भी नहीं होनी चाहिए थी, इस्तीफे तो आ चुके होने चाहिए थे, लॉन्ग मार्च हो चुकी होती, अदम एतमाद हो चुकी होती, लेकिन लगता है कि वो अब ख्वाब से जाग गए हैं। मामला ये है कि ये हकीकत है, यहाँ एक तरफ तो पांव पकड़ने की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो मुजाहमत के जो है वो ढोल बजाए जा रहे हैं, खोखले ढोल बजाए जा रहे हैं। क्या अपोजिशन लीडर साहब ने कोई हुकूमत के साथ फ्रेंडली अपोजिशन की बात की? नहीं, देखिए बात यह है कि हमारे साथ फ्रेंडली करें या ना करें, हमें तो इनकी जरूरत ही नहीं है। हम तो इनको जो है इस मामले के लिए कंसीडर ही नहीं करते। मामला इनका बुनियादी तौर के ऊपर यह है कि अपोजिशन ही अपोजिशन को दबा रही है, अपोजिशन ही अपोजिशन के ऊपर अदम एतमाद कर रही है, अपोजिशन ही अपोजिशन को जो है वो सिलेक्टेड कह रही है। तो ये लड़ाई इनकी आपस की है, एक PDM पार्लियामेंट है, एक PDM जलसा जुलूस है। तो ये मामलात अपने चलाते रहेंगे। जो बुनियादी चीज है जिस पे मैं चाहता हूं फोकस होना चाहिए, वो नवाज शरीफ की एवन फील्ड फैसले के खिलाफ अपीलें हैं। जिस अदालत ने 8 हफ्तों की इलाज के लिए बेल दी थी, उसी अदालत ने इनको बार बार बुलाया, इश्तिहारी करार दिया, इनको मफरूर करार दिया। आज उसी अदालत के अंदर जो ट्रायल एब्सेंशिया का ये सवाल उठा रहे हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि ट्रायल नैब कोर्ट में हो चुका, वहां से फैसला आ चुका, यहां सिर्फ इनकी अपील सुननी है और इनके वकील ने पेश होना है। कभी मुजरिम सजा याफ्ता जेल से निकल के अदालत में नहीं आता होता उसकी अपील पे। अपील जो है वो हमेशा अदालत सुनती है, बजरिया कौंसल सुनती है, और उसके ऊपर जो है अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते और वापस आकर अपने केस को वो आगे चलाने के हवाले से संजीदा नहीं है, तो फिर मैं समझता हूं कि कानून बड़ा वाज़ेह है, इनकी अपीलें जो है वो डिसमिस होनी चाहिए। हबीब साहब, मेरे पास एक इत्तला है, ये अमल दरामद होना चाहिए उस फैसले या के मुस्तरद कर दें या इसे कह दें कि ये नहीं है। क्या हुकूमत और अपोजिशन में कोई बजट के हवाले से कोई टीम मुज़ाकरत चल रहे हैं, कोई ऐसे मामला चल रहे हैं जिसमें कुछ तरमीम भी हो सकती हैं, कोई ऐसा सिलसिला चल रहा है? नहीं, देखें बात यह है कि बजट के हवाले से अगर तो इनके पास कोई पॉजिटिव मुस्बत तजावीज़ हैं तो पार्लियामेंट का फोरम है, ये मनी बिल है, पार्लियामेंट के अंदर ही आता है, वहाँ ये ले आएँ और वहाँ पर हम उनको पॉजिटिव तजावीज़ को देख लेंगे, जायज़ा लेंगे, अगर वो काबिल कबूल होंगी तो उनको इनकारपोरेट कर लेंगे। लेकिन बुनियादी कुछ चीज़ों के ऊपर हमने इनको कहा है, दावत भी दी है कि धांधली का आप शोर मचाते हैं तो आए इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें। आप 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस मुल्क को इस साल इंशाल्लाह $28 बिलियन रेमिटेंसेस के तौर के ऊपर आएंगे, उनको वोट देने के हक के ऊपर आप जाके अदालत में चैलेंज कर देते हैं ऑर्डिनेंस को। आप EVM मशीनें, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, आप कहते हैं जी डब्बे गायब हो जाते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो जाते हैं, तो EVM मशीन जो है वो पूरी दुनिया में 20 ममालिक में इस्तेमाल हो रही है। उस मशीन को आपने देखने से पहले ही चैलेंज कर दिया कोर्ट में, आप रिजेक्ट कर रहे हैं। शफाफ अंदाज में बात की जा सकती है, बजट के हवाले से भी अगर मुस्बत सिफारिशात हैं तो वो सुनी जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, देख रहे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ साहब का यह कहना है कि हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों पर डालने की माहिर हो चुकी है। कोई भी काम गलत हो जाए जो इनसे सही ना हुआ हो और वो गलती से भी सरजद हो गया तो उसकी भी जिम्मेदारी गुज़श्ता हुकूमतों पर होगी। अगर ये नहीं संभाल सकते तो जाएं, घर चले जाएं, अवाम को इस अजियत से बाहर निकालें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आने वाले दिनों में एजेंडा क्या होगा? अगर वो ये समझते हैं कि मुल्क की जो कौम है, जो अवाम है, वो मुश्किलात का शिकार है, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज दुरुस्त नहीं है, तो दुरुस्त समत फिर किस तरीके से दिखाई जाएगी? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान साहब ने। अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है, बजट को लेकर भी आप हुकूमत के मुखालिफ हैं, इंतखाबी इस्लाहात को भी लेकर मुखालिफ हैं, अब ये जो लोड शेडिंग का फिर से जिन बेकाबू हो रहा है उसके भी मुखालिफ हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या फिर पार्लियामेंट के अंदर किसी बदलाव के लिए हामी भरेंगे या फिर अपने अपने तय एक दूसरे पर गोलाबारी करते रहेंगे?
जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसको मैं 3 हिस्सों में आपके सवाल को आपकी इजाजत से तकसीम कर लेता हूँ। पहला तो ये कि जो गवर्नमेंट की एक अपनी नाकामी है, चाहे वो किसी भी मामले में हो, आपने भी जिक्र किया कि जब आपके पास सरप्लस एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस हो और फिर भी लोड शेडिंग हो रही हो, और इतनी अजियतनाक लोड शेडिंग के जो हमारे देहात हैं जहाँ पे मैं हूँ, आज सुबह से आई एम एक्सपीरियंसिंग हर 1 घंटे के साथ 1 घंटा लोड शेडिंग है। ये अनडिक्लेयर्ड लोड शेडिंग है, ये क्रिमिनल एक्ट है। या तो ये डिक्लेयर करें, बताएं कि ये इतना लोड शेड करेंगे और इतनी टाइमिंग्स होंगी। डिक्लेयर भी नहीं कर रहे और लोगों को तकलीफ में रखा हुआ है। ये एक इनकी गोएबल्स टाइप एक सिर्फ प्रोपोगेशनिस्ट रजीम है जो सिर्फ क्लेम करती है अपनी विक्ट्रीज, और लोगों को 22 करोड़ लोगों को उन्होंने एक अजियत के अंदर धक्का दिया हुआ है। अब ये मैं आपको बिल्कुल ट्रू पिक्चर दे रहा हूँ, और मैं किसी बड़े फार फ्लंग एरिया की बात नहीं कर रहा। मैं बड़े लाहौर के नजदीक 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अर्बन रूरल कलेक्टर के टाउन्स में रहने वाला आदमी हूँ, और यहाँ पर हर 1 घंटे के साथ 1 घंटा बिजली नहीं है और बिजली सरप्लस भी है। इससे पहले आपने देखा वीट की बम्पर क्रॉप है लेकिन वीट अवेलेबल नहीं है। अगर इतनी वीट बम्पर है तो फिर उसकी प्राइसेस आपने देखें कि सपोर्ट प्राइस से ऊपर भी जाके बिकती रही। शुगर का क्राइसिस वो भी आपके सामने है। अगर ट्रेन का हादसा हो जाता है तो ये कहते हैं जी ये पिछली हुकूमतों का किया दर है। तो एक मार्गरेट थैचर जो प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने ये एक हेरल्ड विल्सन के साथ उनका एक बड़ा मशहूर मुकालमा है कि आई हैव बीन इनकम्बेंट, आई हैव बीन देयर, टुडे यू आर द इनकम्बेंट, टेल मी व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग। हमारी जो नाकामी थी या कामयाबी थी उसका फैसला अवाम कर चुके और अवाम के सामने है। और उस वक्त जो सूरत हाल थी, चाहे वो GDP की थी या लोगों की मयार जिंदगी की थी या जो डेवलपमेंट की सूरत हाल थी, वो ना आपसे ढकी छुपी है, ना मुझे कुछ ज्यादा लाउड क्लेम करने की जरूरत है। और आज की जो सूरत हाल है वो भी मलिक साहब, ये तो हो गया, जरा आगे चल के बात करते हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून किसी एक जगह किसी एक मसले पर इकट्ठे हो सकते हैं? क्या ये इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं? क्या पार्लियामेंट के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन अपना रोल अदा कर सकेगी? वैसे देखें, ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स एक पोजीशन है जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दो राइवल पॉलिटिकल फोर्सेस के तौर पे कम से कम 3 या 4 दिहाइयों से तो आपके सामने हैं, जो एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शंस भी लड़ती रही और एक बड़ी सख्त पोजीशंस भी लेती रही, और फिर आपके सामने इकट्ठे भी हो गए। और उन जब इकट्ठे हुए तो उस पर एक कॉमन ग्राउंड भी जो है फोर्ज की गई, जिसमें PDM के बैनर के नीचे एक बड़ी प्रोग्रेसिव मूवमेंट की बात भी हुई। अब फिर इसमें इख्तलाफात इस नुक्ते पे आए कि रेजिग्नेशन विद इन द पार्लियामेंट और सारे सिस्टम की जो बात की जा रही थी, तो उस पर जो कुछ डिफरेंसेस आए, वो अब मुझे लगता है कि काफ़ी क्लीवेज डीपन हो गया हुआ है, काफ़ी दूर बात चली गई है। गालिबन वापस आने में कोई इतनी आसानी नजर नहीं आ रही। मलिक साहब, फिर ये बताएं, अगर फर्ज कर लें कि मैं आम आवाम का नुमाइंदा हूं और मैं भी ये समझता हूं कि हुकूमत की पॉलिसीज मेरे हक में ठीक नहीं है, मेरा जीना मुहाल हो चुका है, तो फिर मैं अपोजिशन की तरफ ना देखूं? अगर अपने अपने तई नारे लगाते रहेंगे तो तब्दीली तो आ नहीं सकती। फिर मैं 2023 तक इंतजार कर लेता हूं कि किसी तब्दीली का अगर इशारा मिलना है तो वो तो फिर 23 में ही मिलेगा। नहीं, देखें, ये तो एक बड़ी बुनियादी बात है कि अगर आप इसकी एक ज्वाइंट एफर्ट होगी तो फिर तो हुकूमत के लिए कायम रखना, हुकूमत का कायम रहना बड़ा मुश्किल होगा। अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो जो अपने हैंड ज्वाइन करती हैं और एक मुश्तरका कोशिश करती हैं, लामहल्ला इस वक्त अगर ये आज डिफरेंसेस हैं तो उसका किसी वजह से ये कि एक प्रिंसिपल पोजीशन मुस्लिम लीग की है, जो ये समझती है कि इस पूरे निज़ाम में से बाहर निकलना चाहिए और ये एक ज्यादती का निज़ाम है और ये इस बुनियाद पर कायम है कि इसके अंदर एक प्रोसिक्यूशन के नाम पे प्रोसिक्यूशन है। मलिक साहब, ये चीज़ें वो हैं जो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ज़रा आपने कहा कि मुश्किल है अब यह वापसी या इकट्ठे होना। आप पे इल्ज़ाम है, आपकी जमात पे पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है, शाज़िया मरी ने भी कहा, कमर ज़मान कायना साहब ने भी कहा और बहुत से उनके लोगों ने कहा कि आप हुकूमत के सहूलतकार, आप जानबूझ के चाहते हैं कि 2023 तक हुकूमत ख़त्म ना हो और ये हुकूमत इसी तरह चलती रहे।
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि गालिबन राणा साहब ये कोई इतनी बात को तायद कहीं से हासिल हुई होगी। देखिए, हम तो ये चाहते थे कि फ्रॉम डे वन द पीडीएम का क्याम हुआ कि एक इंतहाई पोजीशन जो है वो यही हो सकती है कि हम अपने रेजिग्नेशन दें और सिस्टम से बाहर रहें, तो हुकूमत का एक दिन भी चलना मुश्किल होता। लेकिन अगर उसको इन हाउस पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली के साथ जोड़ा जाए और कहा जाए कि इसमें देखें कि जी हमने सेनेट का एक इलेक्शन था वो जीत लिया, और फिर वो यूसुफ रजा साहब वाली एग्जाम्पल को कोट करने के बाद कि वी कैन मेक द डिफरेंस, पंजाब से शुरू किया जा सकता है और ऐसी बातें। लेकिन वो फिर वही सारी पहले से इंट्रीग दी है ना जी, वो फिर वही उसी पिच पे वापस जाना है। तो अगर पीडीएम का मकसद सिर्फ इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है तो फिर वो राइट कॉन्स्टिट्यूशनल वे की बात, वो फिर इतनी बड़ी लड़ाई की बात, वो फिर एक जो राइट पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं, फिर वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट, फिर इसको 1960s की डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ मैच करने की गुफ्तगू, फिर वो बेसिक डेमोक्रेटिक यानी हुकूमत का अगर खात्मा करना था, अगर हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलानी थी तो एक नुक्ते पे फिर मुत्तफिक होना जरूरी था, इख्तलाफात को भुलाना जरूरी था और तमाम कुदूरतें भुलाकर एक पेज पे इकट्ठा होना था, जो बदकिस्मती से नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे इसके बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज एक नया हिदायतनामा आया, सिफारिशात आई एनसीओसी की जानिब से, जिससे कुछ खुशगवार हवा का झोंका महसूस हुआ कि ताजिर बरादरी को रिलीफ मिलने वाला है। अब कारोबार 5 दिन नहीं बल्कि 6 दिन जारी रहेंगे, एक दिन छुट्टी होगी। वो सूबाई हुकूमतों की सवाबदीद है कि वो किस दिन छुट्टी करते हैं। कारोबारी तबके को रिलीफ मिलने वाला है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मजमूई तौर पर ताजिर बरादरी इस फैसले से मुतमईन है? क्या तमाम सेक्टर्स को रिलीफ मिल चुका है जो सेक्टर्स बंद थे? अगर उन्हें रिलीफ नहीं मिला तो वो कब मिलेगा? वो ताजिर तबका जो है वो कहां पर जाएगा, जिसमें मैरिज हॉल्स भी मौजूद हैं अभी तक, जिन्हें बंद रखा गया है। आज हमारे साथ मौजूद है सदर पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन खदीस भट्टी साहब। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, एनसीओसी ने रफ्ता रफ्ता जो बंदिशें थी वो खत्म करने का सोचा है, और उनका एक नुक्ता यह है कि जब तक वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं होती बंदिशें बरकरार रहेंगी। जो वैक्सीनेशन का दायराकार वसी होता जाएगा, बंदिशें भी खत्म होती जाएंगी। तो आप उनके इस नुक्ते से किस हद तक मुत्तफिक हैं और आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपकी चैनल की वसासत से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि मोहतरम, पहली वेव 13 मार्च को पाकिस्तान में आई और आपने 25 मरीज़ उस वक्त पूरे पाकिस्तान में थे। आप लोगों ने हमारा बिजनेस बंद कर दिया। जून में इसकी हाई पीक गई, मैरिज हॉल बंद थे। जब दूसरी वेव्स आई उस वक्त भी मैरिज हॉल बंद थे। अभी तीसरी वेव स्टार्ट हुई और आपने हमारे मैरिज हॉल को फिर बंद कर दिया। 3 वेव्स आई और इसमें हमारी वजह से एक मरीज भी प्रॉब्लम नहीं आया। अगर इसकी वजह से प्रॉब्लम आता, हमारे मालकान को कोरोना होता, हमारे मुलाजमिन को कोरोना होता, उनकी डेथ होती। आपकी महकमा सेहत की टीम ने पूरे पाकिस्तान में हमारे मैरिज हॉलों पे आके वक्तन फक्तन चेकअप किया, कोरोना के टेस्ट लिए। आप मुझे एक भी ऑनलाइन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, एक जगह से मुझे आप बता दें कि एक केस भी पॉजिटिव निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक केस ना किसी ओनर्स का ना हमारे मुलाजिम थे, कोई केस एक पॉजिटिव केस नहीं निकला। मेरी आपसे गुजारिश है, ये तीन वेव्स आई हैं और आपने हमें बंद कर दिया। 15 माह हो गए हैं कि मैरिज हॉल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे बंद है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 माह हो गए मैरिज हॉल इंडस्ट्री बंद है। आप देखें कि ताजिर हमारे भाई हैं, मुझे उनसे इख्तलाफ नहीं है, हफ्ते में एक दिन बंद थे और उन्होंने कितना शोर मचाया हुआ था। आज आपने उनको छुट्टी वो खत्म कर दी और उनको आज खोल दिया। हम इस बात पे खुश हैं कि हमारे वो भाई हैं, उनका बिजनेस होगा। कभी आपने सोचा कि हमारी इस इंडस्ट्री के हमारे मुलाजमी, हमारे मालिक साहब, आपने ऐलान किया आपने कि अगर ये नहीं खुलेगा तो आप लोग एहतजाज करेंगे, क्यों? हम आप देखें, आप मेरी बात सुने। पहले हमारे मुलाजमीन थे, हमने उनको आप बड़ी मुश्किल से एक साल सर्वाइव किया। मैं आपको आपकी इस चैनल की वसात से जितने गवर्नमेंट का चाहे मैं डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने को तैयार हूँ। हमारे मालकान ने अपने घर बेचे, अपनी गाड़ियाँ बेची, अपने मुलाजमीन को हम साथ लेके चले। मुझे गवर्नमेंट से बता दें कि उन्होंने जो एहसास प्रोग्राम चलाया, किसी एक हमारे मुलाजिम को, किसी मुलाजिम को एहसास प्रोग्राम को हिस्सा दिया? हमारे मालकिन के लिए कोई एक पैकेज अनाउंस किया? मैं आज बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में देखें कि ये एक बात का शोर मचाते हैं कि ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसके अंदर फंक्शन नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं, पूरी इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही हैं,
14-14, 15-15 घंटे की फ्लाइट है, सीट के साथ सीट बंदा बैठा हुआ है, 1 इंच का फासला नहीं है, वहां से कोरोना नहीं फैल रहा। गवर्नमेंट अपनी रेलवे चला रही है, वो कराची से लेकर पेशावर तक सफर कर रही है, उससे कोरोना नहीं फैल रहा। साहब, आपके तमाम मुतालिबात जेन्युइन है, हम उन्हें तस्लीम भी करते हैं और उसका इदराक भी है, लेकिन अगर आप ये देखें कि आज एनसीओसी की सिफारिशात पर इंडोर जो जिम्स हैं वो भी खोलने की परमिशन दी जा रही है, जो 50% मुसाफिरों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी उसे भी 70% कर दिया गया। तो जब रफ्ता रफ्ता ये दायरा कार बढ़ रहा है तो फिर तो अब मुश्किल तो खत्म होने वाली है। अगर 1-2 हफ्ते मजीद बर्दाश्त करना पड़ जाए तो कर सकते हैं। देखें, 1 हफ्ता 2 हफ्ते में बर्दाश्त करने को तैयार है, लेकिन हमने अगर 15 से अगर हमें अनाउंसमेंट उन्होंने नहीं किया तो इसके बाद हमारे मुलाजमीन तो छोड़ के हमारे मालिकान की बात हो चुकी है। हमारे मालिकान कहते हैं कि हम इससे पहले अगर गवर्नमेंट साहब ने हमें 15 तारीख को अनाउंसमेंट नहीं किया, 15 जून को शादी हाल खोलने का, आप ये देखें हमारे बिजनेस की सिनेरियो को देखें। ये बिजनेस उस तरह का नहीं है कि आपने आज अनाउंसमेंट की और चीजें खुल गई, सुबह आपने शटर खोला और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। हमारे बिजनेस का सिनेरियो हो रहा है। आज अगर हमें आप इजाजत देंगे तो 1 माह से कम पहले कोई फंक्शन शुरू नहीं होता, लोगों ने डेट्स रखनी होती है, 2 खानदानों ने मिलना होता है, फिर कार्ड छपने हैं, लोगों ने कपड़े, ज्वेलरीज, हर चीज उसकी सेटिंग करनी होती है। खालिद रईस भट्टी साहब, बहुत सी ऐसी तस्वीर भी सामने आई, आपके यूनियन से भी कहा गया, जिसमें एक शादी हाल में 600 लोग मौजूद थे और 3 लोगों ने मास्क नहीं पहना होता था। इस पर आप किस तरह करेंगे? देखें, मैं आपको ये भी बात बताऊं, ये बिल्कुल हमारे खिलाफ एक साजिश थी। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी जगह रिकॉर्डिंग में आपको नहीं मिलेगा। हम अपने जो मालकान थे, हमने सैनिटाइजर रखे, हमने लोगों को अपनी पॉकेट से मास्क दिए। आप जब प्लाजे में जाते हैं ना किसी में, तो उनके बाहर लोग बेच रहे होते हैं कि 5 रुपए का 10 रुपए का मास्क ले लें। पूरे पाकिस्तान में किसी हमारे मैरिज हॉल वाले ने मास्क बेचा नहीं, सैनिटाइजर बेचा नहीं, हमने लोगों को प्रोवाइड किया। और हमारे शादी हॉलों में हर 3 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद अनाउंसमेंट होती थी कि जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने, खुदारा मास्क पहने, और लोगों को अपने मास्क भी पहनाए। एक सवाल है, कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मिसाल के तौर पे एक मैरिज हॉल है, वहां पे एसओपीज की खिलाफ वर्जी होती है, आप किसके साथ खड़े होंगे? एका करेंगे उस मैरिज हॉल के साथ या फिर हुकूमत के साथ? नहीं, जो बंदा एसओपीज में अमल नहीं करेगा हम बिल्कुल उसके साथ नहीं होंगे। मैं आपके चैनल की विसासत से पूरे पाकिस्तान के लोगों को मैसेज दूंगा कि जो गवर्नमेंट हमें एसओपीज बना के देगी, हमने आगे भी उस पर अमल किया, अब भी हम उस पर बिल्कुल अमल करेंगे। हम उस बंदे के साथ बिल्कुल खड़े नहीं होंगे। हम इस जो बीमारी है इसको खत्म करना चाहते हैं, इसको बढ़ाने वाले लोग नहीं है। दूसरी बात कि हमारे मैरिज हॉल में लोगों ने आके, आप देखें कि एक बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, हमने 6 फुट के फासले पे टेबल पे लोगों को बिठाया, 5-6 लोगों को टेबल पे बिठाया। और आप देखें कि गवर्नमेंट सिर्फ 50% की हमें इजाजत दे रही है, जबकि वो बसों को 70% की इजाजत दे रहे हैं। आप ये देखें कि 70% की बसों में इजाजत है, जो मेरे ख्याल में एक मल्ले की उसकी कैलकुलेशन करें तो 20-25 स्क्वायर फुट में है। और मैरिज हॉल आप देखें कितना बड़ा होता है, तो उसमें कोरोना कैसे फैल सकता है? आप इसकी कितने लोग आपके बिजनेस से मुतासर हुए हैं? कितने लोग थे आपके बिजनेस से वाबस्ता जो मुतासर हुए हैं, मुलाजमीन और सारे डाल? अगर पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो 40 से 50 लाख हमारे मुलाजमीन थे जो डिस्टर्ब हुए हैं। और हमारी इंडस्ट्री 55 के करीब रिलेटेड इंडस्ट्री है जो इसके साथ इंटरेक्ट रिलेटेड है। आप देखें कि जिस वक्त शादी हाल का सीजन चल रहा होता है, पूरे मुल्क के अंदर एक बहार होती है, रौनक होती है, हर चीज होती है। जैसे शादी ब्याह का सीजन खत्म होता है, पूरे मुल्क की सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। आप देखें, हमारे साथ चैम्बर और कॉमर्स में बैठ के 55 इंडस्ट्री के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि खुदारा मैरिज हॉल को खोलें, अगर मैरिज हॉल को ना खोला गया तो ये मुल्क क्रैश हो जाएगा। मैंने भी ये बात बेशुमार दफा कही है कि इस इंडस्ट्री को क्रैश करेंगे, पूरा मुल्क क्रैश कर जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस टाइम पोल्ट्री की क्या पोजीशन है। पोल्ट्री क्रैश की तरफ कोई भी इंडस्ट्री चले, मईशत का पहिया चलता है और मईशत का पहिया चलने से माशी इस्तेहकाम भी आता है। ये हुकूमत को भी इदराक होगा, लेकिन सोचना यह है कि हुकूमत इस इंडस्ट्री को कब तक बहाल करती है। मुतालिबात जो हैं वो जेन्युइन है, मुश्किलात जो हैं वो जेन्युइन है, और किस अरसे से वो सफर कर रहे हैं। तो इसमें से जब दूसरे सेक्टर्स को रिलीफ दिया जा रहा है तो इस बारे में भी हुकूमत सोच विचार करे। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।